वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया खालिद चिश्ती साहब ने, दिफाई तजियाकार हैं। ईरान अमरीका मामले पर बात करेंगे। 60 दिन के लिए जंग बंदी का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ। इसके बावजूद स्क्रिमिनेशेस हमने देखी। अब जो है वो आयतुल्ला खामनाई साहब के जो तदफीन के सिलसिले में आखिरी रसूमात हैं उनका सिलसिला जारी है और इसके बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है एक टेक्निकल राउंड ऑफ टॉक्स। क्या वो होगा या नहीं, इस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बड़ा क्लियर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा आबनाए हुरमस पे अमेरिका ने कहा कि ईरान ने हमला किया है। इसके नतीजे में अमेरिका ने किशम आइलैंड पर हमला किया और अब जो है बात की जा रही है कि जैसे ही ये तदफीन के सिलसिले से फारिग होगा तो टेक्निकल राउंड ऑफ टॉक्स होगा। डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज, दोनों साइड से जो बड़े बयानात हैं, जो ऐसे बयानात हैं जो कि मजीद शिद्दत पसंदी की तरफ लेके जा रहे हैं, वो आ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया कमर साहब, आपने इनवाइट किया है। देखिए, जो मुआहदा अभी MOU जिसको हम कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर डेलिब्रेशन के बाद हुआ, लेकिन मुझे इसमें एक इंक्लिनेशन ईरान की फेवरेबल ज़्यादा लग रही है। इसलिए कि जो पहला पैराग्राफ है उसमें 3 जगह लेबनान का जिक्र है। हालांकि मुल्क लड़ाई में वो शामिल ही नहीं था डायरेक्टली लेबनान पर तो हमले किए गए, तो दैट शोज के ईरान की कितनी सेंसिटिविटी है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट हमें ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि अब ये टेक्निकल टीमें जब मिलेंगी तो वो जाहिर है वो चीज़ें डिस्कस करेंगी कि इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होनी है, मैकेनिज्म कैसे होगा, वेरिफिकेशन कैसी होगी, ले और दे कैसे, गिव एंड टेक कहाँ पर होगा, कहाँ पर हमें लेट गो या कॉम्प्रोमाइजेस किए जाएंगे। तो मैं इसको अभी भी इससे कोई मायूस नहीं हूँ। जो एस्केलेशन आप देख रहे हैं हुआ भी, जिस हमले का आप जिक्र कर रहे हैं, और मैं अपनी सपोर्ट में एक डाटा देता चलता हूँ। देखिए, जो JCPOA हुआ था 2015 दिसंबर में साइन, वो पहला इंटरम जो एग्रीमेंट साइन हुआ था वो नवंबर 2013 में हो गया था। दैट मीन तकरीबन 25 महीने पहले हो गया था और उसके बावजूद मुज़ाकरात चलते रहे थे 25 महीने, तब जाकर फाइनल एग्रीमेंट दिसंबर 2015 में JCPOA साइन हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 60 दिन में नहीं होना चाहिए, बट मुझे नहीं लगता कि 60 दिन में ये होगा। टेक्निकल टीम एक्सटेंड करेंगी, डाइवर्सिफिकेशन होगी, अपनी हुकूमतों से वेरीफाई किया जाए। अब हो ये रहा है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मैं उसको ज्यादा फोकस कर देता हूँ। देखिए, ईरान मैनिफेस्ट करने की ये कोशिश कर रहा है खास तौर पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कि मेरी इजारादारी, मेरी मर्जी के बगैर इट्स अ नो गो एरिया। वो जितना रिट ज्यादा इफेक्टिवली साबित करेगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर, उसको बार्गेनिंग लिवरेज उतनी बेहतर मिलेगी। ईरान समझता है कि मैं जितना स्ट्रांग शो करूंगा, अपनी एक वायलेशन को मैं पनिश करूंगा, उतना ही ज्यादा मेरा डिटरेंस होगी, मेरी जैसे इजारादारी मानी जाएगी और उसको मैं कन्वर्ट करूंगा इनटू वैल्यू। लेकिन मैं आखिरी लफ्ज के तौर पर एक क्वेश्चन जरूर ऐड कर दूं कि ईरान ने एक थिन लाइन पे चल रहा है, क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप पर बहुत प्रेशर है। प्रेसिडेंट ट्रंप को यह बावर कराया जा रहा है खासतौर पर जायनिस्ट लॉबी से, नेतन्याहू से, कि ये तो जंग आप हार चुके हैं, इस मुआहदे से अच्छा था आप मुआहदा करते ही ना। और ईरान और खास तौर पर उसको ये बावर कराया जा रहा है कि ये भी अनफिनिश्ड एजेंडा है। यहाँ तो वो ईरान अभी तक वाइबल है, रिजीम भी वाइबल है, मिसाइल टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर, तो वो अमेरिकन प्रेसिडेंट पर प्रेशर भी बहुत है। और खास तौर पर यह भी ज़हन में रखिए कि 50,000 मिलिट्री या सोल्जर्स अमेरिका के अभी भी इस एरिया में मौजूद है। और ये भी ज़हन में रखिए कि दुनिया में अगर 192 ममालिक हैं तो 140 के करीब ऐसे ममालिक हैं कंबर साहब जिनकी मिलिट्री की फोर्स 50,000 से कम है। तो आप जरा विजुलाइज मैं कराना चाह रहा हूं आपके व्यूअर्स को कि कितनी बड़ी फोर्स अभी भी मौजूद है। मैं परसों एक सैटेलाइट, ओपन सोर्स सैटेलाइट की पिक्चर देख रहा था या सर्च कर रहा था, तो पता लगा कि इस एरिया में अमेरिका ने 20 एयर टू एयर रिफ्यूलर डिप्लॉय किए हुए हैं। तो एयर टू एयर रिफ्यूलर खुद तो नहीं उड़ते, वो तो किसी ऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं। तो ये मैंने सिर्फ मैं सोचा कि आपको और आपके व्यूअर्स के साथ शेयर करूं कि प्रेशर प्रेसिडेंट ट्रंप पर भी बहुत है। तो अमेरिका बहुत ही थिन लाइन पर है, उसी तरह ईरान भी है। आने वाले वक्त बताएगा कि दोनों कैसे ममालिक को दोनों। बड़ा कॉशियस होने की ज़रूरत है। उसकी वजूहत ये हैं कि चूंकि आलमी मईशत इससे लिंक्ड है और आपने जैसे बताया कि बड़े थिन लाइन पर चल रहे हैं, किसी भी गलत स्टेप की सूरत में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, दोनों ममालिक को हो सकता है। हम खसूसन ईरान या अमरीका की बात नहीं करेंगे, पूरी दुनिया को भी हो सकता है। लेकिन व्हाट अबाउट द मिड टर्म इलेक्शंस, जिसके लिए अमरीका की रिपब्लिकन पार्टी बड़ी कंसर्न है, खुद डोनाल्ड ट्रंप पे उसका भी बड़ा प्रेशर है, अमरीकियों की अक्सरियत ये जंग नहीं चाहती है। कैसे देखते हैं आप मिड टर्म इलेक्शंस को? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए टू फ्रंट चैलेंजेस है। एक तो पहली दफा ईरान के हमले के बाद हमने देखा कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान डाइवर्जेंस नजर आई और एक डिस्कम्फर्ट नजर आया प्रेसिडेंट ट्रम्प का और नेतन्याहू का खास तौर पर।
अब पहले मैं थोड़ा सा नेतन्याहू वाली बात कर लूं, फिर मैं इलेक्शन की तरफ आता हूं। देखिए इस वक्त अभी जो इसराइल के चैनल 12 मैं देख रहा था या उसका एनालिसिस देख रहा था, उसने एक सर्वे करवाया है। चैनल 12 जो इसराइल का, उसके मुताबिक सिर्फ 11% इसराइली समझते हैं कि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ ये जंग जीती है। दैट मीन्स 89% लोग नहीं समझते कि जंग जीती है। एक तो ट्रंप के और डाइवर्जेंस की एक बड़ी वजह यह है कि नेतन्याहू चाहता है कि जंग जारी रहे। सिर्फ 71% लोग अब समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप पर इजरायली इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए अब एतबार नहीं किया जा सकता। दैट मीन सिर्फ 29% समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप काबिल एतबार है। तो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आपस में उनके इजराइल के और अमेरिका की तरफ ये लगता है। अब आते हैं अमेरिका के अंदर। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जंग बंद करने की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये थी कि ये जंग पूरी दुनिया को इफेक्ट कर रही थी। यूक्रेन रशिया की 5.5 साल से जंग चल रही है। कितनी इकोनॉमी दुनिया की इफेक्ट हुई, कितने मुल्कों का तेल बंद हुआ, कितने मुल्कों का डॉलर बढ़ा या कम हुआ? नहीं हुआ। इसी वजह से कि वो एक स्टैंड अलोन जंग चल रही है। लेकिन ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज सबसे ज्यादा वैल्यूएबल साबित हुआ, इकोनॉमाइज हो गया, मिलिटराइज हो गया सारे का सारा। तो उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप पर ये प्रेशर है कि उनकी वजह से दुनिया में अगर एस्केलेशन है, ये क्राइसिस है, उनकी वजह से है। बैक होम अमेरिकन को प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कहा कि हमारा तो 1% तेल भी स्टेट ऑफ हॉर्मोज से नहीं आता। लेकिन अमेरिका में देखा तेल की कीमतें डबल हो गई। तो फिर लोग अब वहां पूछते हैं कि अगर हमारा 1 लीटर भी तेल नहीं आता स्टेट ऑफ हॉर्मोज से, तो फिर हम महंगा ऑयल क्यों खरीद रहे हैं? तो प्रेसिडेंट ट्रंप पर बहुत प्रेशर था। और अब और ज्यादा प्रेशर है। जैसे मैंने कहा, ज़ायनिस्ट लॉबी, इजरायली लॉबी, बहुत ज्यादा उनका मीडिया उनके हाथ में है। वो उनके खिलाफ कर रहे हैं, तो उनको आने वाले वक्तों में चैलेंजिंग का सामना है। लेकिन उन्होंने ये देखना है, आखिरी जुमला इसके ऊपर ये है कि उन्होंने ये देखना है कि उन्होंने अब भी जंग तो खत्म हो गई, अब पोस्ट वॉर कोई एग्रीमेंट करके कोई पॉजिटिव लेगेसी छोड़ के जानी है, या इस दुनिया को एक और क्राइसिस की तरफ धकेल के जाना सर चाहते हैं। पोस्ट वॉर फिर हम पाकिस्तान के हवाले से देखें, ज़रा इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें कि अगर सैंक्शंस हट जाती हैं तो पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो सकता है। बहुत सारे मंसूबे हैं, सिर्फ ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन नहीं है, तेल आ सकता है, बहुत सारे ट्रेड है। फिर आपको पता है कि चूंकि दुबई यूएई और जो ईरान के ताल्लुकात हैं वो स्नैच पे नहीं है जैसे पहले थे। उनकी आपस में बहुत ज़्यादा ट्रेड लिंक्स थे। वो ट्रेड लिंक्स पाकिस्तान अल्टरनेट उसका प्रोवाइड कर सकता है। तो वो इसको आप कैसे ट्रांसलेट करते हैं? देखिए, मैं तो बड़ा ख्वाहिशमंद हूँ, दुआगो भी हूँ कि वो जो गैस पाइपलाइन ईरान से आनी थी हमारे बायलैटरल मुआहदे के तहत, लॉन्ग टर्म में फिर इंडिया भी जानी थी, वो सस्पेंड हो गई थी क्योंकि इंटरनेशनल सैंक्शन लग गई थी। अमेरिका का बहुत प्रेशर था। मैं तो ये तवक्को करता हूँ कि अब उसके डिविडेंड्स आम लोगों को, पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों को भी मिलने चाहिए। जाहिर है हमारी बड़ी इज्जत बनी, हमारी गुडविल भी बनी, हमारा कंफर्ट लेवल भी बढ़ा है, और अमेरिकन प्रेसिडेंट हमारी लीडरशिप की, मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप की इज्जत भी बड़ी कर रहे हैं। तो उसको डिविडेंड्स में कन्वर्ट करना चाहिए हमें, और ये कंफर्ट लेवल लेना चाहिए प्रेसिडेंट ट्रंप का भी और ग्लोबल जो पावर्स हैं कि हमारा हक बनता है। दुनिया में तीसरे नंबर पर एक ऑयल रिजर्व्स हमारे नेबरहुड में मौजूद हैं, लेकिन हम उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे। उस मुल्क ने तो 47 साल नहीं लिया बिकॉज ऑफ देयर ओन पॉलिसीज कह लें, लीडरशिप कह लें, लेकिन जो नेबरहुड में है पूरी दुनिया में, इवन चाइना को वो रोमाना के बुनियाद। लेकिन चिश्ती साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब यानी जाहिर बात है डिप्लोमेटिक विन है आपकी, डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान ने परफॉर्म किया। बट अगर आप इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाए अपनी आवाम के फ़ायदे के लिए तो दैट डजेंट मेक डिफरेंस। मतलब आवाम तो क्या देखती है कि उसको किस तरह से फ़ायदा हो रहा है। जिस तरह आप डिविडेंड की बात करें, क्या डिविडेंड पे आप समझ रहे हैं कि चाहे वो आर्मी चीफ हों, चाहे वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हों या वजीर आजम हो, इस पर फोकस भी है? डेफिनेटली होगा जी, इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है कि उनको भी पता है कि हमारे क्राइसिस हैं, इकोनॉमी हमारी चैलेंजिंग पोजीशन से गुजर रही है, हमारे तेल की प्राइसेस की वजह से हमारी बिजली महंगी है। बिजली महंगी, मैं सिर्फ चले बता देता हूं कि अगर ये तेल आ जाता है तो क्या होता है। देखिए, बिजली आपकी सस्ती हो जाएगी निस्बतन, प्रोडक्शन हमारी बढ़ जाएगी, इंडस्ट्री वाइबल हो जाएगी, हमारी एक्सपोर्ट की प्राइसेस कॉम्प्रोमाइज कर सकेंगे हम। यूरोपियन यूनियन, यूरोप में, अमेरिका में जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हम इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में बिजली उधर सस्ती होने की वजह से हम कम्पीट नहीं कर पाते। मैं यहाँ पे कई बिजनेसमैन दोस्तों को जानता हूँ जो समझते हैं कि हम कॉम्पिटिटिव रेट इसलिए नहीं दे पाते कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो जब हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, हमारी आईएमएफ पर डिपेंडेंसी, कंबर साहब, बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि जब आपका फॉरेन रेमिटेंस आएंगी आपकी ट्रेड के सेंस में, तो फिर आप खुद ब खुद आईएमएफ के मोहताज नहीं होंगे, बेल ओवर नहीं, हम रोल ओवर नहीं कराएंगे अपने कर्जे, हम आईएमएफ के पैकेज का इंतजार नहीं करेंगे। तो ये एक थ्राइविंग मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह बन ठीक जाएगा। मैं छोटी सी मिसाल दे के आगे चलता हूँ। ठीक पूरी क्राइसिस चिश्ती साहब, हमारे पास वक्त कम है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करना है, 1 मिनट मैं उसमें आपसे बड़ा एक ब्रीफ सा आंसर चाहता हूँ। ख़ुसूसन अफगानिस्तान के हवाले से जो स्टेटमेंट आई है इस टाइम अमरीका की, जिस पे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पूरा हक दिफा हासिल है,
फ्रॉम डू मोर, अगर आप पूरी पॉलिसी को एनालाइज करें, जिस तरह से अमेरिका हमें प्रेशराइज करता था, अब जो है अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है, कितनी बड़ी कामयाबी देखते हैं पाकिस्तान की? देखिए, डिप्लोमेटिकली तो बहुत अच्छी खुशाइन बात है, लेकिन ये नहीं है कि हम कहीं अमेरिकन अप्रूवल का इंतजार कर रहे थे अपना ऑपरेशन कर, लेकिन ये हमारी ऑब्लिगेशन है। हमने पहले भी सेल्फ डिफेंस में किया है, अपने लोगों की जो शहादतें हैं उनको जाहिर है उनको मद्देनजर रखकर किया है। मॉरल असेंडेंसी भी हमारी बेहतर है, अगर एक सुपर पावर आपको एक्नॉलेज करती है और हमें लेजिटिमेट समझती है कि हमें हक है, ये एक बहुत खुशाइंद है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम उनके अप्रूवल या नो अप्रूवल का तो इंतजार डिपेंडेंट पहले भी नहीं किया था। हम अपनी सॉवरेनिटी की ब्रीच की किसी भी कोशिश को नॉकआउट करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन एक मॉरल असेंडेंसी जरूर है, हमें इसकी वैल्यू ऐड हमारे से हुई है। एक इंटरनेशनल और सबसे बड़ी सुपर पावर जो है हमारे प्लेटफॉर्म पर अगर ओपनली बात कर रहे हैं तो ये हमें फायदा होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच खालिद चिश्ती साहब। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद में फिलहाल इतना ही। कंबर जदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।